students, you are most welcome in your study channel गामा फिजिक्स क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। देखिए, इस टॉपिक को जानने के लिए आपको फिजिकल मैथमेटिक्स का जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है। जिनका चैनल सब्सक्राइब है उन्होंने पीछे का वीडियो देखा होगा, नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे का वीडियो देखें, क्योंकि उससे इसका रिलेशन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डेरिवेशंस वगैरह हैं, उसमें मैथमेटिक्स के जो फिजिकल मैथमेटिक्स है उसका यूज किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रेफरेंस फ्रेम। ये टॉपिक्स लिखे हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। रेफरेंस फ्रेम, मैकेनिक्स में स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिस्कस होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले टॉपिक पर है रेफरेंस फ्रेम क्या है, व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम समझिए, इसके बारे में बिल्कुल आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए। ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा है ना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपकी तरफ से आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको बेस मानकर, जिसके बेसिस पर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और वेलोसिटी का प्रॉपर स्टडी हो सके। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बेस मानकर ऑब्जेक्ट के पोजीशन और वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं, दैट वेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम जिस ऑब्जेक्ट का हम इसमें स्टडी करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट इसके ओरिजिन पर भी हो सकती है या कहीं भी हो सकती है, ओरिजिन से कोइंसाइड भी कर सकती है या कहीं भी हो सकती है। और एक खास बात ये होना चाहिए, जब उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और वेलोसिटी का हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम भी होगा। जब कोई टाइम कंसीडर, जैसे कोई वॉच होगी, कोई टाइम वैल्यूएशन के लिए कोई डिवाइस होगी, तभी तो उसके पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को आप स्टडी कर पाओगे। इसके लिए इसमें कोई टाइम भी होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं वो इस रेफरेंस फ्रेम से कनेक्टेड भी हो सकती है, स्पेस में भी हो सकती है। तो स्पेस और टाइम दोनों जरूरी है। इसीलिए ये एक आइडियल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी को रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ये स्पेस और टाइम दोनों का स्टडी किया जाता है, इसलिए इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए जाते हैं वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड तो होना ही चाहिए, लेकिन जब आप कह रहे हो कि वेलोसिटी को भी स्टडी करेंगे तो इसमें टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। इसीलिए इस रेफरेंस फ्रेम को, ये एक आइडियल रेफरेंस फ्रेम है, इस रेफरेंस फ्रेम को स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। दिस रेफरेंस फ्रेम इज नोन एज स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। ठीक, तो ऐसा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके बेस पर हम ऑब्जेक्ट के, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ स्टडी करेंगे, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। रेफरेंस फ्रेम को स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम, एंड आइडियल रेफरेंस फ्रेम इज नोन एज स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम बिकॉज टाइम इज आल्सो कंपल्सरी फॉर प्रॉपर स्टडी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैकेनिक्स के बारे में बताएं कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के पोजीशन और वेलोसिटी का स्टडी करते हैं। पोजीशन और वेलोसिटी का स्टडी करने के लिए जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच को यूज किया जाता है उस ब्रांच को ही मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, और इसका ओरिजिन होता है न्यूटन से। न्यूटन ही क्लासिकल फिजिक्स के जो
कहिए कि ओरिजिन है, वहीं से न्यूटन से ही क्लासिकल फिजिक्स शुरू होती है। तो मैकेनिक्स को कुछ सब डिवीजन किया गया 3 पार्ट में। मैकेनिक्स इज सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट। One of them is statics, another is kinematics, और थर्ड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स वाली मैकेनिक्स के इस वाली ब्रांच में उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में हैं, जो रेस्ट में है उनका स्टडी करते हैं। मे बी द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सो मैनी फोर्सेस। बहुत सारे फोर्स इस पर लग रहे हो, ये भी संभव है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, बट ऑब्जेक्ट शुड बी इन रेस्ट। तो रेस्ट वाली ये सब मटेरियल, मैकेनिक्स पूरी ब्रांच मटेरियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या एटम न्यूक्लियस ऐसा नहीं, मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे इंजन है कोई, या कोई कार है, गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है, माने मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टैटिक्स वाली ब्रांच में उन मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में हो। ये भी पॉसिबल है कि वो रेस्ट में हो और उस पर बहुत सारे उस पर फोर्सेज का इफेक्ट भी हो। ठीक है। अब काइनेमैटिक्स सुन ले क्या है। मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में काइनेमैटिक्स को स्टडी किया जाता है वो उस ब्रांच में केवल उसके मोशन पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में, उसके मोशन का स्टडी करते हैं। बट मोशन को प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ मोशन के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता। हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सोर्स पर कोई विचार नहीं करते हैं, केवल मोशन पर विचार करते हैं। इसलिए इसको ये ब्रांच काइनेमैटिक्स आती है। और डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ उसके सोर्स पर ही, मोशन किस फोर्स के अंडर द फोर्स which force is the cause of this motion, तो उस पर भी स्टडी किया जाता है। उस ब्रांच को डायनेमिक्स कहते हैं। तो इसमें रेस्ट ऑब्जेक्ट, फिर से सुनिए, रेस्ट है ऑब्जेक्ट, उसका स्टडी करते हैं। इसमें केवल मोशन का स्टडी करते हैं, मोशन के काज का स्टडी नहीं करते हैं। इसमें मोशन और मोशन के काज दोनों का स्टडी किया जाता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन? रेस्ट क्या है? देखिए, रेस्ट में अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने सराउंडिंग के करस्पॉन्डिंग, जो सराउंडिंग है उसके करस्पॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट डज नॉट चेंजेड पोजिशन, द ऑब्जेक्ट इज सेड इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। जैसे एग्जाम्पल देंगे आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये ठीक है। तो इसके ये मार्कर जो है इस वाले अपने सराउंडिंग जिस पर ये प्लेस्ड है इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। इसको हम ऐसे अगर हम इसको मोशन में कर देते हैं तभी ये मार्कर इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस, जिस बेस पर ये रखा हो। जैसे हम अर्थ पर हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल में हैं, मान लो कार में जा रहे हैं, तो कार में आप हैं, आपका एक फ्रेंड भी बैठा है, 2 लोग हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। ठीक है। लेकिन मोशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के करस्पॉन्डिंग टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ है, अभी आपने देखा यहाँ है और थोड़ी देर में इसको हम इधर डिस्प्ले ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो ये अपनी पोजीशन को अपने बेस के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेज इस पोजीशन विथ टाइम according to its surrounding, with respect to its surrounding, then the object is said to be in motion. तो rest and motion, देखिए rest and motion are relative conditions. रिलेटिव, वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है, वही ऑब्जेक्ट मोशन भी हो सकती है। किसके रेस्पेक्ट में?
किसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। जैसे हम बताएं, आप मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन में आप बैठे हैं, बहुत सारे और भी पैसेंजर्स बैठे हैं उसमें, तो सब एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रेस्ट में हैं, लेकिन नीचे वाला कोई आदमी जब उसको देखेगा तो उसके रेस्पेक्ट में सब मोशन में है। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू होम। तो मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंडीशंस, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई आइडियल रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। चाहे जहाँ चले जाएं, चाहे जिस कंडीशन में, एब्सोल्यूट कंडीशन जो है वो रेस्ट की संभव नहीं है। इवन दैट कि एक पार्टिकल में चले जाएं, एक एटम में चले जाएं, तो एटम में भी इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करते रहते हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सब कुछ इन मोशन है, रेस्ट में कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आपको भी रेस्ट में नहीं होना है, आपको भी ऑलवेज इन मोशन होना है। मीन्स यू हैव टू ग्रो कंटिन्यूअसली इन योर एम, टुवर्ड्स योर एम। अच्छा, तो यहाँ रेस्ट और मोशन हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में करें। पॉइंट ऑब्जेक्ट डज नॉट मीन्स कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है कि पॉइंट हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कंसीडर की जाती है जब वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट एक रीजनेबल टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके रेस्पेक्ट में उसकी अपनी डिस्टेंस, अपनी शेप, साइज, उसकी अपनी साइज उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इतनी कम है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। जैसे कि एग्जांपल दें तो आप समझ जाओगे। मान लीजिए कि एक कोई बहुत छोटा सा स्फीयर है, बहुत छोटा स्फीयर है, और उसको आप टेबल से नीचे गिरा दें तो टेबल से अर्थ के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस स्फीयर की साइज नेग्लिजिबल है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी चीज़ जैसे ये है, इसको हम टेबल से नीचे गिराएं तो इस टेबल से और अर्थ तक की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसकी साइज बहुत कम नहीं है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन जा रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि ट्रेन बड़ी है, लेकिन दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ट्रेन की डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ली गई। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ रीजनेबल टाइम इज सो लार्ज दैट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरी डिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट हो गया। अब और भी आगे बढ़ते हैं। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन क्या होता है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान देकर समझिए। ये हमने एक्सिस को बनाया है, ये समझाने के लिए बना लिया है। ये आपके हिसाब से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन के बारे में केवल एक एक्सिस ही पूरा उसको डिस्क्राइब कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इन एनी डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसके पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत है। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। दिस मोशन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं इसको। रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। वो डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है और एक्सिस से कुछ एंगल भी बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये होगी या ये होगी या ऐसा नहीं है, ऐसी भी हो, ऐसी भी डायरेक्शन होती है, ये भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन एक ही डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर हो गया। 1 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन और
पोजीशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। दिस मोशन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन समझ लो क्या होता है बेटा। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन में ये जो थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इनमें से केवल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जो थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस में से केवल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करके उसकी पोजीशन और मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, ये जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर दो ऐसे वर्टिकल से, वर्टिकल नहीं, वर्टिकली थ्रो करेंगे तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया, लेकिन वर्टिकल से डिफर किसी डायरेक्शन में इधर की वजह से थ्रो कर दिया जाए तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। इसमें केवल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है, चाहे एक्स वाई, चाहे वाई जेड, चाहे जेड एक्स, किसी भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होगी तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया, ये टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब थ्री डायमेंशनल मोशन सुन लो क्या होता है बेटे। थ्री डायमेंशनल मोशन में वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होगी। जैसे हम एक एग्जांपल दें, आप समझ जाओगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, इधर चली गई, तो ऐसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होगी। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मोशन कितने प्रकार का होता है। मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल के साथ साथ मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन भी होता है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी पहले हो जाए तब मोशन के बारे में बताते हैं। स्पीड क्या है, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए। हाँ, स्पीड वेलोसिटी तो बाद में। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल देंगे, आप बढ़िया समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से मान लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर ईस्ट गई, ये 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर चली गई, यही गाड़ी, ये कोई गाड़ी है ट्रेवल कर रही है 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, और उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। ओ से चली ए पर पहुंची, ए से चली बी पर पहुंची, तो टोटल डिस्टेंस माने पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट सुन लो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इन एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, इन एनी गिवन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से O से चली ए पर पहुँची ऑब्जेक्ट, ए से बी पर पहुँच गई, तो O से बी को ज्वाइन कर दें, ये जो डिस्टेंस आई ये OB डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर हो गया। एक एग्जांपल और देंगे, आप बढ़िया समझ जाओगे। मान लीजिए कोई मान लीजिए बॉल है, ये अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाती है। जब ऊपर की ओर थ्रो की गई तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही, मान लीजिए वो मैक्सिमम 10 मीटर हाइट तक गई, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर है उस समय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 10 मीटर एट दैट इंस्टेंट when the ball is at its maximum height, then displacement as well as distance are
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अब वो बॉल ऊपर से नीचे आने लगी, 10 मीटर हाइट पर थी, नीचे आ गई, मान लो 2 मीटर नीचे आ गई, 2 मीटर नीचे आ गई। अब डिस्टेंस क्या हो गई, 10 मीटर प्लस 2 मीटर 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट अब नीचे से केवल 8 मीटर हाइट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। बॉल नीचे उसी पॉइंट पर जाकर के ड्रॉप हो गई जहां से थ्रो की गई थी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, displacement can never be greater than distance. It may equal to distance in magnitude but never can greater than distance, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों टॉपिक क्लियर हो गए बच्चों। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब मोशन और रेस्ट भी हो गया। तो इतना ही टॉपिक आज का रहेगा, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।